बिहार में जाति आधारित जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। बिहार की दो प्रमुख सत्ताधारी दलों आरजेडी और जेडीयू के समर्थकों में जश्न का माहौल नजर आ रहा है। ऐसा प्रदर्शन किया जा रहा है जैसे राज्य में सरकार ने किसी बड़ी चुनौती को पूरा कर लिया हो। नमस्कार, मैं कोमल सिन्हा, आप देख रहे न्यूज़ वन टुडे। बिहार सरकार ने जो आंकड़े जारी किए हैं उससे माने तो राज्य में 36.01% जनसंख्या अति पिछड़ा वर्ग है, तो वहीं 27.12% जनसंख्या पिछड़ा वर्ग है। सामान्य वर्ग के लोगों को अगर जोड़े तो जनसंख्या 15.52% बताई जा रही है। यहाँ अत्यधिक पिछड़ा वर्ग का मतलब है कि बिहार में 130 जातियों और उपजातियों वाले ईबीसी समुदाय से है, जो लंबे समय से नीतीश कुमार के एजेंडे में रहा है। उन्होंने गैर यादव पिछड़ी जातियों की गोलीबंदी तैयार करने के उद्देश्य से इसे अलग से वर्गीकृत किया था। इसमें यादव और कुर्मी जैसे ओबीसी जातियां शामिल नहीं हैं। तो क्या अब ईबीसी और ओबीसी नामक दो गुट बन जाएंगे और गोलीबंदी अलग अलग हो जाएगी? इस सवालों का जवाब भविष्य में पता चलेगा, लेकिन अब ओबीसी में भी ज्यादा प्रभाव वाली जातियों के खिलाफ अलग अलग जातियों के संयुक्त मोर्चे बनने लगे हैं। पहले भी ऐसे प्रयोग हुए हैं, ये अब और ज्यादा तेज होते हुए नजर आ रहा है। इस तरह बिहार में ओबीसी और ईबीसी को मिला दे तो ये 63% बैठता है। इसका सेंसस रिपोर्ट में कुल 203 जातियों का जिक्र किया गया है। इसमें से 196 जातियां ऐसी है जिसे आरक्षण मिल रहा है। वहीं बिहार की नौकरियों में अब तक ईबीसी को 18%, एससी को 16%, बीसी को 12% और ईडब्ल्यूसी को 10% आरक्षण मिलता आया है। ईडब्ल्यूसी छोड़कर बाकी आरक्षित वर्ग में महिलाओं को 3% आरक्षण है। वहीं 1% सीटें एसटी समाज के लिए आरक्षित किए गए हैं। बिहार की इस जाति आधारित जनगणना के बारे में एक और बड़ी बात जान लीजिए कि मुस्लिम समाज को भी सामान्य वर्ग ईबीसी और बीसी में बांटा गया है। जैसे सैयद, शेख और पठान समान वर्ग में रखे गए हैं, वहीं मदारी, नालबंद और मालिक मुस्लिम को बीसी में रखा गया है। वहीं लगभग 31 मुस्लिम जातियां ईबीसी में हैं। मुस्लिमों की कुल संख्या का 10% ईबीसी में है। अब देखना ये होगा कि आरक्षण से लेकर आने वाले योजनाओं में इन मुस्लिम को किस तरह से फायदा पहुंच सकता है। बिहार जातीय आधारित जनगणना क्या है और क्या है इसके आंकड़े आपको बताते हैं। जातीय जनगणना के आंकड़ों पर नजर डालें तो बिहार में अनुसूचित जाति यानी एससी की जनसंख्या 19.65% है। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की जनसंख्या 0.16% है। इस जनगणना में बिहार की कुल जनसंख्या 13.07 करोड़ पाई गई है, जिसमें से 6.41 करोड़ पुरुष हैं। वहीं महिलाएं पुरुष के मुकाबले 30 लाख कम है। राज्य में प्रति 1000 पुरुष पर 553 महिलाएं हैं। कुल 2.83 करोड़ परिवार है, जो 215 जातियों एवं उपजातियों में विभाजित है। वहीं 1971 में इससे पहले जातिगत जनगणना कराई गई थी। उस हिसाब से देखें तो जनगणना में कमी आई है। बिहार सरकार की तरफ से आंकड़े जारी करते हुए विकास आयोग विवेक कुमार सिंह ने बताया कि आगे की योजनाओं में सभी वर्गों से संतुलित विकास के लिए इन आंकड़ों का ध्यान रखा जाएगा। इन आंकड़ों में ये भी बताया गया है कि अन्य राज्यों में 53.72 लोग बिहार में अस्थायी रूप से रह रहे हैं। कुछ आंकड़े ऐसे भी हैं जिसे सरकार ने गोपनीय बताते हुए इनकार कर दिया है बताना। बड़ी बात यह है कि सरकार ने पिछड़ों और अत्यधिक पिछड़ों के अलावा भी मुसलमानों के विभिन्न समूह को रखा है। वहीं बिहार सरकार ने जो जाति आधारित जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक किए हैं, उसके हिसाब से राज्य में हिंदुओं और जनसंख्या जहां 81.99% है, वहीं मुस्लिम 17.70 हो चुका है। बाकी सभी की जनसंख्या 0.1% ही बताई गई है। इन आंकड़ों के सामने आने से नीतीश सरकार में क्या मदद मिलेगी, योजनाओं की रूपरेखा किस तरह से बदल दी जाएगी और गरीब का क्या फायदा होगा, इस संबंध में स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कहा गया है फिलहाल। आइए एक बार बिहार में जातियों की जनसंख्या भी देख लेते हैं। राज्य में यादव 14.26%, वहीं रविदास 5.2%, ब्राह्मण 3.65%,
कोयली 4.2%, राजपूत 3.45%, मुसर 3.08%, भूमियार 2.86%, कुर्मी 2.80%, मल्हा 2.60%, बनिया 2.31% और कायस्थ 0.60% बताए गए हैं। संविधान निर्माताओं और देश की पहली कैबिनेट में जातीय जनगणना ना कराने का निर्णय लिया गया था, क्योंकि इससे समाज में विभाजन पैदा हो सकता है। आज बात बात में संविधान का रट्टा मारने वालों ने ही जातिगत जनगणना कराई है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बिहार की सत्ताधारी पार्टी आरजेडी ने भी इस बात की पुष्टि की है कि इस आंकड़े में सभी धर्मों के सामान्य पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग है, यानी सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि ईसाइयों और बुद्धों को भी सामान्य वर्ग में रखा गया है। पार्टी ने बताया कि अति पिछड़ा वर्ग की आबादी में 10.60% मुस्लिम है। इनको कैटेगरी असाइन करने का पैमाना क्या था ये साफ नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन इतना जरूर साफ हो गया है कि इन आंकड़ों का इस्तेमाल आगे की राजनीति में भरपूर तरीके से किया जाने वाला है। सबसे बड़ी बात ये है कि एक पिछड़ा राज्य में सिर्फ जिद के लिए जाति आधारित जनगणना कराने के लिए पूरी की पूरी सरकारी मशीनरी को काम पर लगा दिया गया था। कई अधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई थी। इसके लिए 2.34 लाख जनगणना कराने वाले कर्मचारियों और 40,726 लोगों की नियुक्ति की गई थी। अगर आप समझ रहे हैं कि इसके लिए अलग स्थायी भर्तियां निकल रही है तो आप गलत समझ रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी उन शिक्षकों को दी गई थी जिनका काम है बच्चों को पढ़ाना और देश समाज के लिए एक बेहतर भविष्य तैयार करना, लेकिन इन शिक्षकों को लोगों की जाति पूरी करने के लिए लगा दिया गया। जिला और अनुमंडल स्तर के अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई थी। इसके लिए 500 करोड़ रुपए से ज्यादा फूंक भी दिया गया था, वो भी ऐसे राज्य में जो जीएसटी कलेक्शन के मामले में जो निचले पायदान पर है। यही नहीं, बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहां जीएसटी कलेक्शन ग्रोथ के मामले में नेगेटिव में है। सितंबर 2023 में जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े की अगर बात करें तो देश के 1.62 लाख करोड़ रुपए पाया गया। अधिकतर राज्यों में पिछले साल के मुकाबले 2 अंकों में उछाल प्रतिशत देखने को मिला, जबकि बिहार में ये -5% घटा। ये बता दें कि राज्य विकास के मामले में पीछे छूट रहा है। इस पर काम करने की बजाय वहां की आरजेडी और जेडीयू गठबंधन सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का प्राथमिकता लिया। जिस राज्य के नेता खुले रूप में नहीं चाहते थे कि विकास हो, उनमें विकास को लेकर कोई गंभीरता दिखाई नहीं देती है। अब उनकी प्राथमिकताएं भी स्पष्ट नजर आ रही है। जातीय आधारित पार्टियों का उभार और जातिवाद मानसिकता क्या है आपको बताते हैं। ये जाति आधारित जनगणना वाली मानसिकता कहां से आई? असल में इसकी शुरुआत तभी हो गई थी जब भारत में जाति के आधार पर क्षेत्रीय दल बनने लगे थे। राजद और सपा, इन दोनों दलों को ही ले लीजिए। 90 के दशक में स्थापित इन दोनों की दलों ने यादव जाति को अपने वोट बैंक बना लिया। इसी तरह 90 के दशक में ही बने आरएलडी ने जाट समाज को अपना वोट बैंक बताया। आज तो ऐसी कई पार्टियां खड़ी हो गई है। वहीं बिहार की ही अगर बात करें तो कोयली वोटर्स को साधने के लिए उपेंद्र कुशवाहा कई बार नई पार्टी बना चुके हैं। मुकेश साहनी खुद को सन ऑफ मल्हा बोलते हुए नजर आते हैं। खुद नीतीश कुमार की राजनीति में बड़ा मोड़ तब आया जब वो कुर्मी चेतना रैली में पहुंचे थे। रामविलास पासवान ने एक बड़े पासवान वर्ग के वोटरों को अपनी पार्टी के साथ जोड़ने के लिए तैयार हो गए। वहीं यूपी की बात करें तो जहां एससी/एसटी राजभर समाज पर दावा ठोकती है, वहीं अपना दल कुर्मी वोटरों को अपने पाले में रखने पर ध्यान केंद्रित रखता है। इसके अब 2 टुकड़े हो चुके हैं। यूपी की बसपा को हम कैसे भूल सकते हैं, जिसमें जाटव समाज को अपना मुख्य वोटर बैंक बनाकर रखा हुआ है। इसी तरह संजय निषाद अपनी निषाद पार्टी के जरिए मल्हा समाज को साधने की कोशिश में लगे हुए हैं। हरियाणा के दुष्यंत चौटाला की जेजेपी भी वहां के जाट वोटर्स को आकर्षित करती है। इससे पहले देवी लाल द्वारा स्थापित INLD हरियाणा के जाट वोटर्स को अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए लगी हुई थी। इस तरह भारत में जाति आधारित दलों की भरमार हो गई है और सब में तुष्टीकरण कर अपनी अपनी जातियों को साधना शुरू कर दिया है।
अब क्योंकि राजद और जेडीयू जैसे पार्टियां जाति के आधार पर ही आगे बढ़ रही है, इसकी कार्यप्रणाली में जाति को निकालना एक असंभव कार्य है। राजद ने लंबे समय तक मुस्लिम प्लस यादव गठबंधन बनाकर सत्ता में मलाई खाई है। वहीं जेडीयू लवकुश यानी कुर्मी और कोयरी के जरिए राजनीति बनती हुई आई है। ऐसे में इन्होंने अपने वोट बैंकरों को समझने और उस पर मंथन करने के लिए जातिगत जनगणना करवाई। अब ये उस हिसाब से तुष्टीकरण का खेल खेलेगा, अपना वोट बैंक मजबूत करेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए हमारा चैनल न्यूज़ वन टुडे जरूर सब्सक्राइब करें।